गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा में सोशल साइंस के अंतर्गत एक विषय इतिहास, दूसरा सिविक्स पर जो है पीवाईक्यू हल कर रहे हैं। मैं जो है राजेश सर आप लोगों के साथ हिस्ट्री विषय में पीवाईक्यू को हल करने के लिए आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। डॉक्टर पवन सिंह सिविक्स में आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो आज हम लोग जो है यूपी टीजीटी में सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय के वर्ष 2011 के प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा का उद्देश्य वही है कि एथेंटिक उत्तर तलाशा जाए, साथ में उस उत्तर के साथ में और कौन कौन सी चीज़ जुड़ रही हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं उनकी चर्चा की जाए। तो हम लोग जो है सॉल्व की ओर जाने से पहले एक परंपरागत अनुरोध और निवेदन है कि आप सभी लोग जो है जिन लोगों ने गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दें और उनसे सब्सक्राइब करवा दें ताकि उनको भी जो है लाभ मिल सके। चलिए हम लोग जो है आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो भाग 1 से होता है। आपको प्रश्न संख्या 1 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? विकल्प 1 है संस्कृत, 2 है पाली, सी है ब्राह्मी, डी है प्राकृत। तो लिपि पूछ रहा है अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, आपको पता है अशोक के शिलालेख मिले हैं 1837 में, प्रिंसेप ने उसको पढ़ा है। तो उनके जो शिलालेख हैं उसकी जो लिपि है दो चीज़ें हैं, एक है लिपि, दूसरी है भाषा, ये दो चीज़ें। तो उनके शिलालेखों की जो लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि है और जो भाषा है वो है प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। तो अब अगर पूछा जा रहा है कि लिपि कौन सी है तो विकल्प सी में दिया गया है, तो हमें मार देना है कि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। इसके बाद इसके अपवाद भी मिले हैं, कुछ शिलालेख, कुछ अभिलेख अशोक के खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? एक है शाहबाज गढ़ी, दूसरा है मानसेहरा। एक अभिलेख देख रहे हैं शाहबाज गढ़ी है, दूसरा मानसेहरा है। दोनों कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से मिले हैं। शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले से मिला है और मानसेहरा कहाँ से मिला है? हजारा जिले से। ये हो गया खरोष्ठी। इसके अलावा अरामेइक लिपि भी मिली है। ये कहाँ से मिला है? ये मिला है तक्षशिला से। लघमान से मिला है। लघमान ये कहाँ है? काबुल है। ये कहाँ पर है? काबुल है। तो अरामेइक लिपि भी मिली है। ब्राह्मी लिपि तो है मैक्सिमम अभिलेखों में, शिलालेखों में, लेकिन खरोष्ठी है शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से, अरामेइक है तक्षशिला और लघमान से। इसके अतिरिक्त जो है द्विलिपिक शिलालेख भी अशोक के मिले हैं, वो हैं यूनानी प्लस अरामेइक लिपियों में। वो कहाँ से मिला है? वो मिला है सर-ए-गुना अभिलेख है जो कहाँ से मिला है? कंधार के पास से। देखिए इस प्रश्न में सीधा सीधा है, अगर ये पूछता है किस लिपि में है तो ब्राह्मी लगा देना है, लेकिन अगर ये पूछे शाहबाज गढ़ी मानसेहरा का किस में है तो खरोष्ठी में है, अगर तक्षशिला लघमान की पूछे तो अरामेइक में है। द्विलिपिक कौन सा है?
ये है सरेगुना, कंधार के पास में है। ये द्विलिपिक है और द्विभाषिक भी है। समझ गए इस प्रश्न का उत्तर। आगे चला जाए, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 2। थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त था? ए है रहस्यात्मक अनुभूति की वकालत, 2 है हिंदू, जरथुस्ट्र और बौद्ध आदि प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण का समर्थन, मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा, भारत के युवकों की शिक्षा। ये है प्रश्न। क्या कह रहा है? जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त था। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में, फिर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। ये है, किसकी बात हो रही थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी बताइए? न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने किया था, ये प्रश्न बनता है। तो किया था एक रूसी मूल की महिला थी, HP ब्लावत्स्की। एक अमेरिकी सेना के कर्नल थे, MS ऑलकॉट। इन दोनों ने जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। यह सोसाइटी जो है 1882 ईस्वी में अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ बनाता है अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय? बताइए। बनाता है अडयार में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाता है अडयार में। अडयार कहाँ है? मद्रास के पास में। फिर आपने सुना होगा 1893 ईस्वी में जो है विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। उसमें जो है एक आयरिश मूल की महिला 1893 में आयरिश मूल की महिला थी एनी बेसेंट। वो गई थी विश्व धर्म सम्मेलन में। वहाँ से भारत आई नवंबर 1893 में, और इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार विस्तार बहुत तेजी से किया। समझ गए? और ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, इसकी जो विचारधारा है, क्या है? विचारधारा है ये दैवी ज्ञान को महत्व देती है, और इसके अंतर्गत धर्म दर्शन और रहस्यवाद का मिश्रण है। और इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का उत्थान किया जाए। हिंदू धर्म मानने वाले लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाया जाए था। हिंदू धर्म जो मान रहे हैं, इनका उत्थान किया जाए, इनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। समझ रहे हैं? और क्या था? और था यह सामाजिक रूप में भी सक्रिय था। और यह सामाजिक रूप में क्या करता है? समाज के अंतर्गत यह छुआछूत, जाति पात, बाल विवाह, इन सब का विरोध करता है थियोसोफिकल सोसाइटी। और विधवाओं का पुनरुत्थान, विधवाओं का पुनरुत्थान करना चाहता है यह समाज। और इस समाज ने जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, सर्वाधिक प्रभावित किया, यह सर्वाधिक लोग जो है जिस मुद्दे पर समर्थन दिए, वह थी युवकों को
शिक्षा, युवकों को शिक्षा देने का प्रयास इस सोसाइटी द्वारा किया गया। और एनी बेसेंट ने, किन्होंने, एनी बेसेंट ने 1896 में, कब, 96 में, कहाँ पर, बनारस में एक जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, किसने, एनी बेसेंट ने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना की, जहां पर हिंदू धर्म और वैज्ञानिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान, जहां पर हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को जो है 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया। समझ गए? बीएचयू के बारे में आप लोगों को भली भांति पता होगा। उसकी स्थापना पहले एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में किया था। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं विकल्प की ओर, इसमें देखते हैं। ये देखिए, रहस्यात्मक अनुभूति की वकालत करता है, ये भी सही है। हिंदू, जरथुष्ट, बौद्ध आदि प्राचीन धर्मों का पुनरुत्थान सुदृढ़ीकरण समर्थन करता है, सार्वभौमिक बंधुता को बढ़ावा देता है, भारत के युवकों की शिक्षा पर करता है। अब कह रहा है स्वीकृति और भरपूर समर्थन किस मुद्दे पर मिला है, तो वह मिला है भारत के युवकों की शिक्षा के मामले में, इसलिए विकल्प डी इसमें सही है। समझ गए? आगे चलें। ये देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में रूसी महिला मैडम एसपी ब्लॉटस की अमेरिकी सेना के कर्नल एमएस ऑलकॉट ने के द्वारा की गई। अभी देखा 1879 में इसका प्रधान मुख्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई स्थानांतरित किया गया। फिर 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के पास अडयार में स्थापित किया। बंगलोर, मुंबई, सूरत, लुधियाना आदि सोसाइटी की शाखाएं स्थापित हुई। शाखा कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी? बंगलोर, मुंबई, सूरत और लुधियाना में। आयरिश महिला एनी बेसेंट 1888-89 में इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुई। वहाँ से नवंबर 1893 में भारत आ गई। इन्होंने पूरे भारत में इसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार और प्रसार किया। इस सोसाइटी की विचारधारा दैव विज्ञान के नाम से जाना जाता है विचारधारा को, जिसमें धर्म, दर्शन, रहस्य विद्या का अद्भुत मिश्रण है। सोफिस्टों ने अपने दार्शनिक सिद्धांत मूलतः हिंदू और बौद्ध धर्म से ग्रहण किए। इनकी धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु थे: ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप, दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का क्रम। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। थियोसॉफिस्टों का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत पर विश्वास था। रिबर्थ और कर्मा थ्योरी को मानते थे। सांख्य तथा वेदांत दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस सोसाइटी ने सामाजिक क्षेत्र में, बात हुई ना, छुआछूत, जातिपात, बाल विवाह का विरोध तथा विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। सोसाइटी के जिस कार्य को हिंदू समाज की भरपूर प्रशंसा मिली वह था भारत के नव युवकों की शिक्षा का कार्य। इस दिशा में एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण था। 1898 ईस्वी में, 96 ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू
कॉलेज की स्थापना, जहां हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चल के इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के रूप में विकसित किया। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। विकल्प ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी महादेव गोविंद रानाडे। अब आप लोगों ने सुना है कि उठो, संघर्ष करो, वर प्राप्त करो ना, इस तरह के जो है मोटिवेशनल लाइनें सुनी होगी। दूसरा, ये जो लाइन है इससे आप समझिए, ये लाइन जो कहती है कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, गर्व करो, तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, सबको जोड़ने की बात, इस तरह की बात विवेकानंद जी करते हैं। इसलिए विकल्प बी इसमें सही है। इस पूरे स्टेंजा को जिसके द्वारा विवेकानंद ने भारतीयों को प्रेरित किया उसको हम लोग देख लेते हैं। साथ में कुछ और इनके प्रसिद्ध कथन हैं जो हो सकता है परीक्षा में पूछे जाएं कभी न कभी, उनको भी देखेंगे। समझ गए? विवेकानंद ने भारतीयों को उत्प्रेरित करते हुए ललकारा, ये है पूरा उनका सेंटेंस। हे वीर निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो, और के साथ घोषणा करो मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। बोलो ज्ञानहीन भारतीय, दरिद्र अकिंचन भारतीय ब्राह्मण, भारतीय अछूत, भारतीय मेरा भाई है। तुम भी अपनी कमर में लंगोटी बांधकर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो, भारतीय मेरा भाई है, भारतीय समाज मेरे बाल्यकाल का पालना है, मेरे यौवन का आनंद उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था वाराणसी है। समझ गए? विवेकानंद ने देश की जनता की गरीबी, बदहाली और पीड़ा से दुखी होकर लिखा। क्या लिखा? मैं एक ही ईश्वर को मानता हूं जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मानव है। कितने उच्च विचार थे विवेकानंद जी को, समझा आपने? विवेकानंद शिक्षित भारतीयों से क्या कहते हैं? जिन लोगों ने जो है भारत के गरीब लोगों के संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा प्राप्त की, उनके बारे में क्या कहते हैं? जब तक लाखों लाख लोग भूख अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस भारतीय को देशद्रोही कहूंगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। समझ गए? विवेकानंद ने जाति प्रथा, कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के तत्कालीन जोर देने की निंदा की तथा जनता से स्वाधीनता, समानता, स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। इस बारे में उनकी तीखी टिप्पणी इस प्रकार थी, हमारे समाज, हमारे सामने खतरा यह है कि हमारा धर्म रसोई घर में न बंद हो जाए। हमारे सामने खतरा यह है कि हमारा धर्म रसोई घर में न बंद हो जाए। हम अर्थात हम में से अधिकांश न वेदांती हैं, न पौराणिक और न ही तांत्रिक, हम केवल हमें मत छुओ के समर्थक हैं। हमारा ईश्वर भोजन के बर्तन में है और हमारा धर्म यह है, हम पवित्र हैं, हमें छूना मत। जो आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न नंबर कितना है? 4 है। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया? नंबर ए है विकल्प
चित्तरंजन दास, विकल्प बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, विकल्प सी है मोतीलाल नेहरू, विकल्प डी है तेज बहादुर सप्रू। समझ रहे हैं? तो अब अलीपुर षड्यंत्र केस को समझा जाए पहले ना, तब तो समझेंगे ना अलीपुर षड्यंत्र केस में कैसे अरविंद घोष फंसे हैं ना। बात करते हैं हम लोग 1908 की। एक थे हेमचंद्र कानूनगो। कहानी को थोड़ा पीछे से ले रहे हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। समझ रहे हैं? ये गए थे पेरिस। कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। यहाँ से उन्होंने जो है रूसी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बम बनाना, ये सब हथियार चलाना, ये सब सीखा था। जब आए तब मणिकतल्ला, कहाँ पर? मणिकतल्ला, वह कलकत्ता में बम बनाने का कारखाना खोला गया। समझ रहे हैं? ये जब हेमचंद्र कानून को लौट के आए तो बम बनाने का कारखाना खोला गया। अब इसी 1908 में ही हुआ क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी के एक बदनाम जज थे किंग्सफोर्ड। इनके ऊपर दो क्रांतिकारियों ने बम फेंका। एक थे प्रफुल्ल चाकी, दूसरे थे खुदीराम बोस। जब किंग्सफोर्ड पर जज पर बम फेंका गया तो प्रफुल्ल कुमार चाकी को लगा कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, इन्होंने सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस भागे, बाद में पकड़े गए, ये अरेस्ट हो गए। समझ रहे हैं? अरेस्ट हो गए, इन्होंने सुसाइड कर लिया। प्रश्न बनता है कि किंग्सफोर्ड पर बम मारने वाले किसने जो है आत्महत्या कर ली ना? तो है कौन? प्रफुल्ल पर चाकी पड़ गई। प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस पकड़े गए। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, जब इस तरह गतिविधि हो गई तो सरकार ने क्या किया, मणिकतल्ला और कलकत्ता में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान अरविंद घोष सहित 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार करने के बाद अलीपुर कारागार में, अलीपुर की जेल में रखा गया। इन पर वहीं पर मुकदमा चलाया गया। इसी को कहते हैं अलीपुर, क्या कहते हैं? अलीपुर षड्यंत्र केस। अब मुझे लगता है आप लोगों को अलीपुर षड्यंत्र केस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब ये मुकदमा चलेगा, इस मुकदमे में सीआर दास ने पैरवी की अरविंद घोष को और अपने प्रखर वकालत से, तर्कों से अरविंद घोष को रिहा करा लिया। शेष लोगों को सजा हुई। अरविंद घोष रिहा हो गए, शेष लोग को सजा मिली। यही प्रश्न था कि किसने वकालत की थी ना। आइए प्रश्न देख लेते हैं फिर से। बड़ी कुशलता से बचाव किया ना किसने? तो इसमें बड़ी कुशलता से जो बचाव किया था सीआर दास, चित्तरंजन दास ने। इसलिए विकल्प 1 इसमें सही है। कोई डाउट हो तो बोलिए। आइए, बंगाल के क्रांतिकारी हेमचंद कानून को पेरिस में रूसी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1908 ईस्वी में ये
इसका इस तरह से आपके सामने पढ़ने का उद्देश्य है कि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। भारत आए, कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना कलकत्ता व मणिकतल्ला में प्रफुल्ल कुमार चाकी या प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस ने को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मणिकतल्ला व कलकत्ता में छापा मारा, वहां से 34 लोगों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया। इन सब अभियुक्तों को अलीपुर कलकत्ता में है कारागार में रखा गया, जिसमें अरविंद घोष, बरिंद्र घोष भी सम्मिलित थे। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस के सरकारी गवाह एक नरेंद्र गोसाई थे, जिन्होंने गवाही दिया था। वो सरकारी गवाह थे, उनको सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल ने जेल में 31 अगस्त 1908 को उनकी हत्या कर दी, उनको मार डाला ना। ये पूछेगा कि सरकारी गवाह कौन थे अलीपुर षड्यंत्र केस में, तो नरेंद्र गोसाई। इनकी हत्या किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल ने। सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल ने। इसके बाद दोनों को नवंबर 1908 में फांसी दे दी गई। इस केस में बरिंद्र गुट के सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा हुई। बरिंद्र गुट के अंशुलन सीमित वाले जो थे, प्रसिद्ध वकील सीआर दास, चित्तरंजन दास के अथक प्रयास से अरविंद घोष बरी हो गए। रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। अब अरविंद घोष क्रांतिकारिता से आध्यात्मिक और मूव कर रहे थे, जा रहे थे। अरविंद घोष ने कर्मयोगिन नामक पत्र अंग्रेजी में निकाला। इस पत्र के आपत्तिपूर्ण लेखों के लिए इनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया। तब वे फरार हो गए और पांडिचेरी में जाकर रहने लगे। वहीं पर अरोविल या ओरविले में 1916 में एक आश्रम की स्थापना की। पूछता है कि वो कहाँ रह रहे थे, कहाँ पर आश्रम की स्थापना की। कर्मयोगिनी नामक पत्र को भी आपको याद रखना है। हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया है। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए है महादेव देसाई, ऑप्शन बी है घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन सी है अमृतलाल ठक्कर, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर। क्या कह रहा है? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष की बात हो रही है। आइए अब हरिजन संघ की ओर गांधी जी कैसे मूव करते हैं या हरिजनों को उत्थान के लिए गांधी जी अपना प्रयास कैसे बढ़ाते हैं, उसको थोड़ा समझा जाए। हम सबको पता है कि 1930 में कौन सा आंदोलन चल रहा था, सबको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। रेमजे या रेमसे कहते हैं, रेमजे मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने क्या किया? कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके माध्यम से वो जो है भारत में दलितों को शेष भारतीय समाज से अलग करना चाहते थे। ऐसे गांधी जी ने समझा, भारतीय समाज से पृथक करना चाहते थे। तो इस चाल को गांधी जी ने समझा और इस चाल को रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया, घोषणा की। फिर बाद में बहुत प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हो गया। 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ।
अब इसके बाद अब गांधी जी मूव करते हैं, किसकी ओर मूव करते हैं? हरिजनों के उत्थान की ओर, समझ रहे हैं। फिर उन्होंने जो है 1932 में निम्न एवं दलित जाति के एवं जातियों को एक शब्द दिया, वो क्या था? हरिजन। हरिजन शब्द किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी द्वारा। फिर उन्होंने 1932 में ही, कब? 1932 में क्या स्थापित किया? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी संघ स्थापित किया। इसको कहते हैं ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग। क्या कहते हैं? ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग। इसी ने जो है हरिजन नामक, इसी के द्वारा हरिजन नामक जो है पत्रिका, इसके द्वारा क्या किया गया? हरिजन नामक पत्रिका निकाली गई। फिर यही बाद में हरिजन सेवक संघ बन गया। क्या बन गया? हरिजन सेवक संघ बन गया। यही एंटी टचबिलिटी लीग था, किसमें परिवर्तित हुआ? हरिजन सेवक संघ में परिवर्तित हुआ। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, जो प्रश्न पूछा गया था, वो थे घनश्याम दास बिड़ला थे। और पहले जो सचिव थे अमृतलाल। इस आलोक में आपको एक कहानी समझ में आई होगी कि गांधी जी हरिजन मूवमेंट की ओर कैसे जाते हैं। अब आइए प्रश्न को देख लेते हैं। संस्थापक अध्यक्ष, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला थे। अमृतलाल जो ठक्कर हैं ये सचिव थे। जब सचिव पूछेगा तो इसको लगाएंगे। आइए हम लोग और जो बातें हैं इससे संबंधित उसको देख लेते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों की उन्नति करने के उद्देश्य से उनका नाम हरिजन रखा। 30 सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, यही बात हुई थी, ऑल इंडिया एंटी टचबिलिटी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बात हो चुकी है। बाद में इसी का नाम क्या रखा गया? हरिजन सेवक संघ, सर्वेंट्स ऑफ हरिजन सोसाइटी हुआ, जिसका मुख्यालय किंग्सवे कैंप नई दिल्ली। जो लोग भी ISPCC की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर या कैंप एरिया में रहते हैं वो जाकर देख सकते हैं कि किंग्सवे कैंप दिल्ली में सर्वेंट ऑफ हरिजन सोसाइटी का मुख्यालय है, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला, सचिव थे अमृतलाल ठक्कर। मिल गया हमारे प्रश्न का उत्तर ना। फिर आगे आइए और क्या किया है गांधी जी ने। 8 मई 1833 में गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रति देश से अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से जेल में शुद्ध हेतु 21 दिन का उपवास रखा था। किसी परीक्षा में एक बार पूछा था गांधी जी ने 21 दिन का उपवास क्यों रखा था? विकल्प अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, ये करने के लिए। तो इसमें क्या था कि हरिजनों के सम्मान के लिए या अछूतों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए उन्होंने क्या रखा था? 21 दिन का उपवास रखा था। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था, वो सेंटेंस IAS या बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो, यह मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। यह बात कहा था महात्मा गांधी ने। फिर 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने करीब 12,500 मील की यात्रा की। 15 जनवरी 1934 को गांधी जी ने बिहार में आए भूकंप पर, बिहार में भूकंप आया था, उस पर गांधी जी ने कहा था यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है। हरिजन यात्रा के दौरान गांधी जी को कई स्थानों पर काले झंडे
दिखाए गए, उनकी सभाओं में उत्पात मचाया गया, उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। फिर 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी के कार पर बम फेंका गया। इस तरह की घटनाएं उस समय हुई जब गांधी सड़क पर हरिजन मार्च निकाल रहे थे, हरिजनों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे थे। आगे चले, अगला प्रश्न लेते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? समझ रहे हैं, ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहली बार वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर रहा है। एक प्रश्न पूछता है पहली बार जो है किस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में वो सम्मिलित हुए थे। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। सबको पता है कि उस दौरान वो जो है साउथ अफ्रीका में एक मुकदमा के सिलसिले में गए थे, लेकिन बीच में आए थे। उस दौरान 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं फिरोज शाह मेहता इत्यादि से इनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने किया था 1924 में बेलगाम जो कर्नाटक में है, उस अधिवेशन में। पहली और अंतिम बार था जब गांधी जी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी, वो था 1924 बेलगाम, इसलिए विकल्प बी इसमें सही है। 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगाम कर्नाटक में हुआ। अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इस अधिवेशन में पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति गांधी जी थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी में स्वराजवादियों का बहुमत था। इसी अधिवेशन के बाद से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए, जो 1916 से उनमें बहुत प्रेम व्यवहार बढ़ा था। महात्मा गांधी ने कलकत्ता में कांग्रेस के 1901 के सत्र में भाग लिया। यह कांग्रेस सत्र में उनकी पहली उपस्थिति थी। यहाँ उन्होंने फिरोज शाह मेहता, तिलक, गोखले आदि कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की थी। समझ गए? अब आइए क्वेश्चन नंबर है 7 और 7। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? ए है विकल्प ऑप्शन गणेश वासुदेव जोशी, ऑप्शन बी है एमजी राणा डे, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है बालेंद्र नाथ टैगोर ना। तो हुआ क्या था 1876 में, 1876 में वायसराय कौन था बताइए? लॉर्ड लिटन थे ना। लॉर्ड लिटन ने एक जो है राज उपाधि अधिनियम, राज उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया था 1876 में। उसी एक्ट के तहत जो है 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी क्या किया? भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। साथ में इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, लिटन के समय है। और इसी सम्मेलन में गणेश वासुदेव जोशी, किसने? गणेश वासुदेव जोशी ने हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े वस्त्र पहन करके उपस्थित हुए थे और उन्होंने महारानी से प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? भारत को राजनीतिक और सामाजिक स्तर प्रदान किया जाए जो ब्रिटेन की अन्य प्रजा प्रदान करती है। यह प्रार्थना की थी कि भारतीयों को वही सामाजिक और राजनीतिक स्तर प्रदान किया जाए जो वहाँ की अन्य जनता, ब्रिटेन की अन्य प्रजा प्राप्त करती है।
इसमें विकल्प नंबर ए सही है। आइए आगे इसको समझते हैं। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम पारित किया। 1877 में दिल्ली दरबार की घोषणा की गई, जो प्रथम घोषणा दरबार था। जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, कैसर हिंद की उपाधि दी गई। इसी दरबार में हाथ से बने खादी वस्त्र धारण करके गणेश वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा का दृष्टांत पढ़ा, जिसमें एक मांग थी, हम महारानी से प्रार्थना करते हैं भारत को वही राजनीतिक और सामाजिक स्तर प्रदान करे जैसा उसकी ब्रिटिश प्रजा के पास है। यह किसने कहा था? गणेश वासुदेव जोशी ने। कब कहा था? जब 1877 में दिल्ली में प्रथम दरबार था और विक्टोरिया महारानी मौजूद थी। आइए क्वेश्चन है नंबर 8, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। उत्प्रेरक क्या होता है? कैटालिस्ट होता है ना। कैटालिस्ट क्या करता है कि पहले से सामग्री मौजूद रहती है उसको तेज कर देता है, उसको गति प्रदान कर देता है। तो भारत में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध उनके शोषण, उनकी औपनिवेशिक नीतियों, इन सब के कारण अंतर्मन में जो है एक विक्षोभ था, विद्रोह था। अब इस विद्रोह को जो है जब 1905 में बंगाल का विभाजन, जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, उस घोषणा के बाद 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। तो शुरू क्यों हुआ? क्योंकि कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और इससे एक उत्प्रेरक का काम किया राष्ट्रवाद में और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया, जिसमें बहुत सी गतिविधियां जो आपस में जोड़ने की, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की, ये सब हुई। तो ये किसके समय हुआ था? कर्जन के समय। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कौन है? कर्जन है। इस प्रश्न के हिसाब से समझ गए? आगे चलें। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। देखिए महाराष्ट्र के जो प्रथम समाज सुधारकों में है, प्रथम में है, समझ रहे हैं, एक उन्होंने पत्रिका निकाली थी मराठी में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। उस पत्रिका का नाम था लोक हितवादी, समझ रहे हैं। और वो न्यायाधीश भी रह चुके हैं। विधवा पर, उनके पुनरुद्धार पर बहुत काम किए हैं और कुछ समय तक जो है वायसराय की कार्यकारिणी के मेंबर भी थे, कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। ऐसे व्यक्ति थे गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है? सही है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, इनकी उपलब्धियां और इनसे जुड़े और तथ्य जो परीक्षा उपयोगी हैं। पश्चिमी भारत और विशेषकर महाराष्ट्र में सर्वप्रथम समाज सुधार को प्रेरित करने वाले गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी थे। मराठी मासिक पत्रिका लोक हितवादी का संपादन करने के कारण इनका उपनाम पड़ गया लोक हितवादी। गोपाल हरि देशमुख का नाम क्या पड़ गया? लोक हितवादी। ये न्यायाधीश भी थे। 1880 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी थे। देशमुख के अनुसार यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता
तो उसे बदल देना चाहिए, यदि सुधरे नहीं तो बदल दो। यह बात कही थी किसने? लोकहितवादी ने। इन्होंने महाराष्ट्र अहमदाबाद में क्या खोला? विधवा पुनर्विवाह मंडल, विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की। 1848 में प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र में समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर कई लेख लिखे। इन लेखों को कहते हैं शतपत्रे। अगर कोई ये पूछे कि गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी ने जो तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लेख लिखे थे प्रभाकर पत्रिका में, उन लेख को क्या कहते हैं, उस पत्र को क्या कहते हैं? तो है शतपत्रे। समझ गए? 1878 में उन्होंने गीता तत्व और सुभाषित का संपादन किया। मराठी समाचार पत्र इंदु प्रकाश एवं ज्ञान प्रकाश के प्रकाशन में भी सहयोग दिया। इन्होंने जाति पात के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की थी, महत्वपूर्ण है। कौन सी पुस्तक लिखा था? जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की थी। उसको भी आपको याद रखना है परीक्षा के लिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राण वायु है, क्योंकि जब आप राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे तभी जो आप नीति बना पाएंगे, नीति का निर्धारण करेंगे, अपना विकास कर सकेंगे। और जब राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। यह बात कही थी अरविंद घोष ने। ऑप्शन बी में दिया गया है, क्या है? अरविंद घोष। आइए और देखते हैं। अरविंद घोष के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज लाइफ ब्रीथ ऑफ द नेशन। लाइफ ब्रीथ ऑफ द नेशन। अरविंद घोष मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह किसी राष्ट्र को स्वयं को नियंत्रित करने, अपनी दिशा निर्धारित करने, अपनी क्षमता के अनुसार विकसित करने की अनुमति प्रदान करता है, अनुमति देता है। अरविंद घोष का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी आधार है। जब तक एक राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होता तब तक उसके नागरिक अपनी पूरी क्षमता के साथ आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी तब आध्यात्मिक विकास हो पाएगा। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वतंत्रता का आधार है, बेस है। समझ गए? आगे चले। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गैसुद्दीन। कौन है बताइए? नायब यानी निबायत खुदाई। समझ रहे हैं? ये हैं बलबन। कौन है? बलबन। बलबन ने राजस्व सिद्धांत दिया था। इनकी बसैया को बर्नी ने, किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने बसैया, जिसमें इनका राजस्व सिद्धांत है। इस राजस्व सिद्धांत इनका ईरान के, किसके? कहानी को समझिए, परीक्षा में याद रहेगा। ईरान के ससानी शासकों के राजत्व से प्रेरित था। जो ईरान के ससानी शासक थे वो जो है स्वयं को क्या मानते थे? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। समझ गए? क्या हैं? ईश्वर के प्रतिनिधि हैं पृथ्वी पर। इसी बात को, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, इसी बात को कहते हैं नियाबते खुदाई। निबायत ए खुदाई कहते हैं इसी बात को कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हैं।
और इनका जो व्यक्तित्व है किसका, सुल्तान का, वो क्या है, ईश्वर की छाया है। ईश्वर की क्या है, छाया है। अर्थात जो सुल्तान हैं वो क्या है, जिल्ले इलाही हैं, जिल्ले इलाही हैं। जो सुल्तान हैं वो क्या है, वो जिल्ले इलाही हैं। तो स्वयं को क्या कहता है, निवायते खुदाई और जिल्ले इलाही। यह बात कौन कहते हैं, बलबन कहते हैं। यह विकल्प बी है, ऑप्शन बी है, यह इसमें सही है। इसको और समझिए, बलबन का राजस्व सिद्धांत प्राचीन ससानी शासकों से प्रेरित था। ससानी शासक स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। बलबन ने घोषित किया कि उसका राजत्व अर्धदैवी स्वरूप का रखता है। प्रश्न पूछेगा कौन घोषित किया था कि उसका राजत्व अर्धदैवी स्वरूप रखता है, तो क्या बताना है, बलबन ने। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात निवायत खुदाई होता है। राजा का व्यक्तित्व ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही है। इसका तात्पर्य यह था कि शासक कोई साधारण मनुष्य न होकर ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। राजा के समतुल्य होने की कामना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा बलबन का राजत्व निरंकुशता, न्यायप्रियता और कुलीनता पर भी आधारित था। उसके भी तत्व थे। तो बलबन के राजत्व में कुल जो है कितने तत्व थे, 4 तत्व थे। एक, बलबन का राजत्व अर्धदैवी स्वरूप रखता था। दूसरा निरंकुशता, तीसरा न्यायप्रियता, चौथा कुलीनता। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, तैमूर को सैयद वंश के प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है। ए है उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद नाम से शासन किया। दूसरा, खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। तीसरा, खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान की सैयद जनजाति का था। तीसरा, वह इस्लामी धर्मशास्त्र का एक प्रतिष्ठित विद्वान था। क्या होगा उत्तर, इसमें उत्तर बी है, खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं क्या है। तैमूर को सैयद वंश के प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश से कहा जाता है क्योंकि खिज्र खां तैमूर के अधीन मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सूबेदार था। तैमूर ने खिज्र खां को जब 1398 में, कब 1398 में जब उसने जो है आक्रमण किया था, तो दिल्ली में जो तुगलक वंश के शासक थे भाग गए थे। तो तैमूर ने जो है खिज्र खां को दिल्ली पर अधिकार दे दिया गया था। लेकिन बाद में जब वो तैमूर के वापस चले जाने के बाद आते हैं नसीरुद्दीन, तो फिर वहाँ से जो है खिज्र खां हट जाते हैं, पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर बाद में दौलत खां लोधी को, दौलत खां को समझते हैं उसको, खिज्र खां को प्रारंभ में दिल्ली सौंपा, रैयत ए आला की उपाधि दी। प्रश्न पूछा गया रैयत ए आला की किसकी उपाधि है, रैयत ए आला। तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के लौटने के बाद खिज्र खां दिल्ली से हटकर मुल्तान एवं पंजाब के क्षेत्रों में अपना प्रभाव का विस्तार करते हैं। फिर खिज्र खां 1414 में दौलत खां को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया और सैयद वंश की स्थापना की। प्रश्न पूछे गए कब की, 1414 में। किसको हरा करके, दौलत खां को ना। बुखारा के शेख थे जलालुद्दीन ने खिज्र खां को सैयद कहकर पुकारा तथा पैगंबर का वंशज घोषित किया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। वह स्वयं के तैमूर के पुत्र व उत्तराधिकारी, तैमूर के चौथे पुत्र उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में अपने को मानता था और राजस्व भेजता था। इसीलिए उसने अपने खुतबे पर अपना नाम नहीं लिखवाया था, शाहरुख का नाम लिखवाया था खुतबे पर। और वो सिक्कों पर वो तुगलक शासकों के नाम से ही जारी होते थे। उसने नए सिक्के नहीं, तुगलक जो शासकों के सिक्के थे वही इसी नाम से जारी किया। अब एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलें। प्रश्न है नंबर 13, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था। नंबर 1, जन्म की वरीयता के आधार पर। ऑप्शन बी है अग्राधिराज अग्रजाधिकार नियम के अनुसार।
ऑप्शन सी है पूर्व सुल्तान द्वारा नामांकन। ऑप्शन डी है अमीरों को मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता सिद्ध करनी होती थी। देखिए, पहली बात, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। ये कह रहे हैं जन्म की वरीयता के आधार पर, ऐसा भी कोई नियम नहीं था, कोई नियम ही नहीं था। यह भी जरूरी नहीं था कि जो सबसे बड़ा पुत्र हो वही जो है शासक बने, छोटे भी हुए हैं। पूर्व सुल्तान द्वारा नामांकन, रजिया का नामांकन इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन फिर भी दूसरे को गद्दी पर बैठाया गया था ना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता योग्यता सिद्ध करनी होती थी। समझिए, जो भी सुल्तान बनना चाहता था उसको अपनी योग्यता और क्षमता, कुशलता को सिद्ध करना पड़ता था। अगर योग्य, कुशल और कार्यकुशल और योग्य और क्षमतावान है तो उसका साथ अमीर भी देते थे अपने लाभ के लिए। इसलिए अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति और क्षमता और योग्यता पर क्या मिलता था? उत्तराधिकार मिलता था। यही था विकल्प डी, और कोई नियम नहीं था। जो शक्तिशाली है, जो श्रेष्ठ है, वही राज करेगा। जो शक्तिहीन है, जो लघु है, जो कमजोर है, वह राज नहीं करेगा, वह सुल्तान नहीं बनेगा। आगे चलें। क्वेश्चन है, बरीद कौन था? ऑप्शन ए है शाही कारखानों में काम करने वाले दस्तकार, बी है सुल्तान के अंगरक्षक, सी है शाही आय व्यय का हिसाब रखने वाले प्रभारी अधिकारी, डी है गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। तो बरीद क्या होते हैं? एक गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले होते हैं, इसलिए विकल्प डी इसमें सही है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में और कौन कौन से अधिकारी थे और कौन कौन से जो है लोग थे। जो एक तो सुल्तान सबसे ऊपर था, सभी शक्तियां उसमें निहित होती थी। उसके बाद ना मंत्री और अन्य अधिकारी देखिए, एक है नाइब मामलिकात, प्रशासनिक मामलों की देखभाल करता था। वजीर, ये प्रधानमंत्री होता था। आरिज अमुमालिक बहुत बार पूछा गया है, दीवाने अर्ज विभाग होता था, जो सेना का मुख्य काम देखता था। सैन्य विभाग का प्रधान होता था आरिज अमुमालिक। दबीर खास, साहिब पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था। दीवाने रसालत, वैदेशिक मामलों का प्रधान होता था। सदर असुदूर, धर्म विभाग का प्रधान होता था। काजी उल कुजात, न्याय विभाग का प्रधान होता था। वरीद अमुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। यहाँ पूछा गया था कि वरीद कौन है। इसके साथ में आपने इसको भी देख लिया, इसका भी रिवीजन कर लिया, निश्चित तौर पर आपका ज्ञान बढ़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदाधिकारी कौन था? नंबर 1 काजी उल कुजात, नंबर 2 मजलिस खिलाफत का अध्यक्ष, दूसरा वजीर, तीसरा नायब मुल्क। कह रहा सर्वोच्च और असाधारण पदाधिकारी, समझ रहे हैं? तो वो होता था नायब ए मुल्क। इसमें विकल्प डी सही है। नायब ए मुल्क का मतलब होता है देश का नायब, समझ रहे हैं? देश का उप प्रतिनिधि। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। क्या है? नायब मुल्क सही होगा। जो सभी कार्यों में सुल्तान की मदद और सहयोग करता था। अगर सुल्तान कार्य करने में अक्षम होता था तो सुल्तान के सभी कार्य नायब मुल्क द्वारा संपादित किए जाते थे। और इसकी पहली बार नियुक्ति होती है बहराम शाह के समय में। किसके समय में? बहराम शाह के समय में नायब मामलिकात के रूप में, मामलिकात के रूप में
पहली बार इसकी नियुक्ति होती किसके समय में? बहराम शाह के समय में नायब मामलिकात के रूप में। इन्होंने इख्तियारुद्दीन एतगीन को, जिसने रजिया के विरुद्ध में षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाई थी, उन्हीं को नायब मामलिकात बनाया गया था। बलबन भी नायब मामलिकात था, जो बाद में जो है सुल्तान बना। अब ये क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। नायब मुल्क का अर्थ है मुल्क का नायब, देश का उप प्रतिनिधि, इसे नायब भी कहा जाता था। यह एक उच्च पदस्थ अधिकारी था जो विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सुल्तान की सहायता करता था। वह राजकोष, सेना और न्यायपालिका की देखभाल सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार था। इसके अतिरिक्त सुल्तान शासन करने में असमर्थ हो तो नायब रीजेंट के रूप में काम करता था। समझ गए? नायब के पास बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव होता था, कभी कभी तो वजीर से भी अधिक प्रभावशाली होता था। दिल्ली सल्तनत में बहराम शाह 1240 से 42 के समय इस नवीन नायब पद नाइब मामलिकात बनाया गया। शासन के संपूर्ण अधिकार उस अधिकारी को सौंप दिया गया जिसने शासन की वास्तविक शक्ति सुल्तान के स्थान पर किसी एक अमीर के पास चले जाए। हुआ क्या था, रजिया के समय में रजिया ने सभी अधिकार अपने पास ले लिए थे, अमीरों के साथ जो है उनकी लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ था। अब जो है अमीर चाहते थे कि सुल्तान हम चाहे जिसको बना दें लेकिन शक्ति हमारे पास रहे। उसके लिए नायब मामलिकात का गठन किया गया। इख्तियारुद्दीन एतगीन को बनाया गया पहली बार नायब मामलिकात। उसके बाद बलबन को बनाया गया है, जो बाद में स्वयं सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके समझ में आ गया है नायब मुल्क या नायब मामलिकात कितना बड़ा पद था सल्तनत काल में। आगे चलें। क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? विकल्प ए है उड़ीसा, विकल्प बी है कश्मीर, विकल्प सी है सिंध, विकल्प 4 है डी। बहुत सी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जहांगीर के समय में कोई जो है प्रांत नहीं बना था ना, और बहुत सी पुस्तकों में बताया गया है कि मुगल साम्राज्य में जो है केवल जो है 20 प्रांत थे। आइए उन सब पर हम एक सही दृष्टिकोण विकसित करते हैं। मुगल जो साम्राज्य था ये विभाजित था किसमें? सूबों में ना। इसी सूबों को सूबे को क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। और ये सूबा किसमें था? सरकार में, जिसको क्या कहते हैं? जिले कहते हैं। ये सरकार किसमें था? परगना में। परगना क्या कहते हैं? महाल कहते हैं। महाल किसमें विभाजित था? गांव में। ठीक, हमको बातें करना है ये सूबों पर बात करना है। तो कितने सूबे थे? देखिए, मुगल साम्राज्य में जो सूबे में विभाजन, प्रारंभ में के 2 शासक थे, बाबर और हुमायूं ने नहीं किया, तो तीसरे शासक थे, किसने किया था? अकबर ने पहली बार सूबों का निर्माण किया। कब किया? 1580 ईस्वी में। समझ गए? और प्रारंभ में जो है संपूर्ण जो है मुगल राज्य को 12 सूबे या 12 प्रांतों में बांटा। बाद में हुआ क्या कि खानदेश, बरार और अहमदनगर, खानदेश, बरार और अहमदनगर जब सम्मिलित हो गए तो अकबर के समय माने 1605 ईस्वी तक सूबों की संख्या हो गई 15। समझ गए? ये बात हो गई अकबर के समय तक। फिर आइए जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में क्या हुआ? कांगड़ा को जीता गया। किसको जीता गया? कांगड़ा को। लेकिन जीतने के बाद इसको लाहौर सूबे में मिला दिया गया। तो अभी सूबे की संख्या कितनी है? 15 की 15 है। बाद में 2 सूबे बनाए गए, एक उड़ीसा, दूसरा थट्टा। अब सूबे की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। ठीक है। फिर आइए शाहजहां के समय में सिंध और कश्मीर को सम्मिलित किया गया। सिंध और
कश्मीर को सम्मिलित किया गया तो सूबों की संख्या कितनी हो गई? 17 2 19 ना। फिर औरंगजेब के समय 1686-87 में क्या हुआ था? बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद सूबों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। सूबों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। तो अब प्रश्न हमारा क्या था कि जहांगीर के समय कौन सा सूबा बना था ना? तो जहांगीर के समय जो नवीन प्रांत बना था वह कौन सा था? उड़ीसा था ना। कश्मीर और सिंध किसके समय बना था? शाहजहां के समय ना। बीजापुर किसके समय बना था? बीजापुर बना था औरंगजेब के समय। क्लियर हुआ है? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर कितने पर हम लोग चलेंगे? इसको पढ़ लेते हैं एक बार, तब आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य को सूबों में, सूबों को सरकारों में, सरकारों को परगनों में, परगनों को गांव में विभाजित किया गया था। सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में संपूर्ण साम्राज्य के 12 प्रांतों या सूबों में विभाजित किया। लेकिन दक्षिण विजय के बाद 3 सूबे खानदेश, बरार और अहमदनगर को साम्राज्य में मिल जाने सूबों की संख्या 15 हो गई। 1606 तक 15 सूबे थे, उनके नाम जान लेते हैं। इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, बिहार, बंगाल, अहमदाबाद, अजमेर, अवध, मालवा, खानदेश, बरार, अहमदनगर। किन अब जो अबुल फजल ने आईने अकबरी में कहा है केवल 12 सूबे थे। समझ गए? जहांगीर के समय कांगड़ा को विजित किया गया, लाहौर से मिला लिया गया, उड़ीसा और थट्टा को नया सूबा बनाया गया और सूबों की संख्या 17 हो गई, चर्चा हो गई। शाहजहां के समय में कश्मीर और सिंध प्रांत बनने के कारण सूबों की संख्या 19 हो गई। औरंगजेब के समय सूबों की कुल संख्या 21 थी, जिसमें 14 सूबे उत्तर भारत के, एक भारत से बाहर माने काबुल का, 6 प्रांत दक्षिण के 6 कौन से थे? खानदेश, बरार, दौलताबाद, तेलंगाना, बीजापुर और गोलकुंडा थे। तो क्लियर हो गया ना कि जहांगीर के समय उड़ीसा और थट्टा 2 सूबे बने थे, 17 सूबे थे। और पूरे मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक सूबे औरंगजेब के समय थे। कितने थे? 21 थे, 20 नहीं थे। आइए क्वेश्चन है 17, 500 से 2500 से कम जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? विकल्प 1 मनसबदार, विकल्प 2 है अमीर, विकल्प 4 अमीर है उम्दा, विकल्प 4 है उम्दाए आजम ना। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत सबको पता है अकबर द्वारा की गई थी। कब की गई थी? अपने शासन के 19वें वर्ष 1575 ईस्वी में की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने जो है संपूर्ण जो है साम्राज्य में के अमीरों को एक पद प्रदान किया, अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया ताकि साम्राज्य की उन्नति के लिए वो प्रयास करें। उसके लिए जात और सवार दिया ना, और साथ में उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा ना। प्रथम श्रेणी के मनसबदार, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार, तृतीय श्रेणी के मनसबदार ना। वो बांटते थे जात और सवार। अगर उसका जो है जात और सवार बराबर है तो प्रथम श्रेणी के मनसबदार, अगर जो है सवार जात के आधे से कम है तो द्वितीय श्रेणी के मनसबदार, अगर जो है सवार जो है जात के आधे से अधिक हैं तो तृतीय श्रेणी के मनसबदार। इस तरह से बांटा गया था। साथ में 3 प्रकार बताया गया था जिसमें 0 से 500 को जो मनसब दिया जाता है, जिन अमीरों को, उनको कहते हैं मनसबदार। जिनको 0 से 500 का मनसब दिया जाता है उनको मनसबदार कहते हैं। जिनको 500 से 2500 का मनसब दिया जाता है उनको अमीर कहते हैं। जिनको 2500 से अधिक, और उस समय अधिक था 5000 तक मनसब दिया जाता था, उनको कहते थे अमीर। उन्होंने कहते थे खाने आजम कहते थे, उम्दा ए आजम कहते थे,
उन्हें कहते थे अमीर ए उम्दा कहते थे, अमीर ए उम्दा कहते थे। खाने खाना कहते थे, खान, समझ गए, जिनको इससे ज़्यादा का था। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि 5000 से 500 से 2500 से कम, तो विकल्प बी इसमें अमीर है। सामान्यतः अकबर के समय जो है 5000 तक का मनसब दिया जाता था, लेकिन शाही परिवार से संबंधित लोग जैसे सलीम उस समय थे, इनको अकबर के समय 12000 का मनसब दिया गया था। अकबर के प्रिय मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका को 7000 का मनसब दिया गया था, लेकिन सामान्यतः 5000 तक मनसब दिया जाता था। और इस मनसब को 3 भागों में बांटा गया था, मनसबदार, अमीर, खाने आजम, अमीर उम्दा, उम्दा आजम, इस तरह से इनको कहा जाता था। इसको और समझना है तो आपको जाइए गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी वर्ष 2004 की निरस्त परीक्षा के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 18, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? ऑप्शन ए है मुअल्लिम, ऑप्शन बी है मीर बहर, ऑप्शन सी है किरानी, ऑप्शन डी है नाखुदा। तो इसका होता था बी, मीर ए बहर। अकबर के समय बनाया गया था। आइए देखते हैं। अकबर ने नौसेना के प्रबंधन हेतु एक पृथक विभाग नबाडा, क्या नाम था विभाग का? नबाडा की स्थापना की, जिसे मीर बहर के अधीन रखा गया, के अंतर्गत रखा गया। मीर बहर मुगल सेना का नौसेनापति होता था। मुगल काल में प्रांतों में मीर बहर नामक अधिकारी नियुक्त होता था, जिसका प्रमुख कार्य सेना को नदी के पार करने के लिए पुल और नावों की व्यवस्था करना तथा वह बंदरगाहों, नदी के मुहानों तथा पुल के निकट कर वसूल करता था। प्रांतों में जो मीर बहर था, समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 19 क्वेश्चन नंबर है, वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विष्णु शास्त्री बापट, ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ दत्त। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी ना। किसने किया था इसकी स्थापना? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था ना। और इन्होंने जो है एक प्रसिद्ध, इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध क्या है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। शुद्ध आंदोलन चलाया। शुद्ध आंदोलन से तात्पर्य है कि ऐसे लोग जो हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए थे, उन्हें पुनः जो हिंदू धर्म में लाया जाए। वो कहते थे हिंदू धर्म में जो गड़बड़ियां हैं ना, उसके मूल स्रोत में नहीं है, और कहते हैं उसका जो हिंदू धर्म का मूल स्रोत है ना, वो क्या है? वेद है। इसलिए हमको कहाँ चलना है? वेदों को चलना है, जो जिसमें कोई बुराई, अंधविश्वास ये सब नहीं है। इसलिए नारा दिया था, क्या नारा दिया था? बैक टू वेदाज, मतलब वेदों की ओर लौटो। प्रश्न कह रहा है कि वेदों को ओर वापस लौटो, किसने कहा था? उत्तर ऑप्शन ए है, दयानंद सरस्वती ने कहा था। यह रिपीटेड प्रश्न है आपके यूपी टीजीटी का। इसके लिए आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी पर जाना होगा। वर्ष 2009 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आज का क्या है? अंतिम प्रश्न है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 3। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता, उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता ना, इस तरह से। तो जो कार्बन डेटिंग से जो प्राप्त हुआ है, किससे? सबसे एथेंटिक यही माना, कार्बन रेडियो डेटिंग को माना जाता है। इसके आधार पर जो है, इसको इन्होंने
3 भागों में बांटा है। एक प्रारंभिक हड़प्पा काल, क्या कहा है, प्रारंभिक हड़प्पा काल, ये कब से कब तक था, ये 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माने BC। उसके बाद दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल। दूसरा कौन सा है, परिपक्व, यही पूर्ण विकसित वाला जो बात हो रही है ना, मैच्योर पूर्ण विकसित, ये था 2600 से 1900 BC तक। तीसरा था उत्तर हड़प्पा काल, क्या था, उत्तर हड़प्पा काल ना, यह था 1900 BC से 1300 BC। अब हमारा उत्तर कहाँ मिलेगा, हमारा उत्तर ये है परिपक्व हड़प्पा काल 2600 BC से 1900 BC। 2600 BC से कहाँ तक, 1900 BC। इसमें अंतर कितना आता है, 700 का। इसलिए कितनी शताब्दियों तक जीवित रहा है, 7 शताब्दियों तक जीवित रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। आइए देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 3 कालों में विभाजन किया जा सकता है। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा काल को इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध काल माना जाता था। यह काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, जो लगभग 7 शताब्दियों का समय है। समझ गए। इस तरह से हम लोगों ने जो है TGT हिस्ट्री का वर्ष 2011 के प्रारंभ के 20 प्रश्न कर लिए हैं। शीघ्र ही अगली क्लास में हम लोग 20 प्रश्न और करेंगे। अब आप इसको आपने अच्छे से देखा है, और देखने के बाद आपको लाइक और कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक भी देने हैं। फीडबैक दीजिए, सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दीजिए और क्या सुधार इसमें किए जाएं। साथ में एक और आपको सुझाव है कि आप रिवीजन जितना पढ़ें उससे ज़्यादा रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी आपकी क्लियरिटी, स्पष्टता बढ़ेगी, और परीक्षा में जब जाएंगे तो विकल्प देखते हैं उत्तर आपके मन में कौंध जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। आप सभी लोग जो है पूरी क्लास में पूरे अनुशासन के साथ बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।